हैवानियत आंसू बहा रही है, क्योंकि हैवानियत ने 10 नवंबर की शाम ढलते ढलते कई घरों में हमेशा के लिए अंधेरा कर दिया था। इन आंसुओं के गुनहगारों की कड़ियां कई नामों से होकर गुजरती हैं। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कार धमाके ने आतंकवाद के सफेद पोश स्टाइल को बेनकाब कर दिया है। जांच एजेंसियों ने जब आतंक की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो नाम सामने आए। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर आदिल मोहम्मद, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सज्जाद, डॉक्टर तजामुल, इरफान अहमद, तारिक, यासिर। और इन सभी चेहरों का लिंक सीधे पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले जिस आतंकवादी संगठन से जुड़ता है वो है जैश-ए-मोहम्मद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आज बात करेंगे दिल्ली धमाके के जैश कनेक्शन की। दिल्ली ब्लास्ट में कानपुर के डॉक्टर शाहीन सईद का नाम आने के बाद आईएमए ने तत्काल प्रभाव से उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मामले में जब जांच तेज हुई तो बात दुबई तक पहुंच गई। सहारनपुर से जिस डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई थी उनका छोटा भाई मुजफ्फर दुबई में है। एनडीटीवी को जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक मुजफ्फर दुबई जाने से पहले पाकिस्तान गया था और उसका सीधा कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद से रहा है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि मुजफ्फर जैश की ही फंडिंग पर दुबई गया था। अब यह सवाल उठता है कि क्या तुर्की से भी उसका कोई कनेक्शन है। इसके साथ ही सवाल यह भी कि भारत में जैश की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन को भी पैसा क्या पाकिस्तान से ही आ रहा था। जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने स्वीकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर हुए हमले में खूंखार आतंकवादी जो मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, यह था हमारे भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। ये वही जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जिसके दामन पर हिंदुस्तान के कई बेगुनाहों के खून के दाग लगे हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ तो उसके पीछे था जैश-ए-मोहम्मद। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था तो उसके पीछे भी था जैश-ए-मोहम्मद। 18 सितंबर 2016 को उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो उसके पीछे भी था जैश-ए-मोहम्मद। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर सीआरपीएफ की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो उसके पीछे भी था जैश-ए-मोहम्मद। और अब लाल किले के सामने आतंकी हमले के बाद जिस तरह जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने जश्न मनाया है, वो तस्वीरें जैश के साथ पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को भी उजागर कर देती हैं। जश्न की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो एक आतंकवादी देश है। नहीं तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के कोटली से ऐसी तस्वीरें नहीं आती जहां बारूद बरसाने वालों पर फूलों की बरसात होने लगी। दिल्ली के आतंकी हमले की साजिश रचने वालों के गले में फूल मालाएं पड़ी। वहां जैश और लश्कर की जिहादी ब्रिगेड का ऐसा स्वागत भारत के जख्मों पर नमक छिड़कने की तरह है। उस बैठक में चीफ गेस्ट लश्कर के टॉप लीडर अब्दुल रऊफ और रिजवान हनीफ थे। दिल्ली धमाके का जश्न मनाने के लिए और आतंक की नई साजिश रचने के लिए दोनों कोटली पहुंचे। बहुत मुमकिन है कि जिन डॉक्टरों की साजिश ने दिल्ली को दहलाया, उनमें लश्कर और जैश के ये दोनों आतंकी ही उनके हैंडलर हों। अब्दुल रऊफ और रिजवान की दोस्ती जगजाहिर है।
कहा जाता है कि अब्दुल के कहने पर ही आईएसआई ने रिजवान के लिए पीओके में आतंकियों की स्पेशल यूनिट खड़ी की और रिजवान के नाम पर उसका नाम दिया गया रिजवान हनीफ हिलाल उल हर ब्रिगेड। खास बात यह है कि आतंक की ये यूनिट लश्कर और जैश की जॉइंट ब्रिगेड है जो खुले तौर पर PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से घाटी में आतंक का टेंडर उठाती है। पाकिस्तान की फौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात खराब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फौज के पास एक लेजिटिमेट रीजन रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। फौज पैसे खाती है और दहशतगर्द बनाती है और इन फौजियों का भी ये प्रॉफिट है। पाकिस्तान आतंकियों का आका है और हिंदुस्तान में आतंक की खेप सप्लाई करता है। जब आतंकी मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं तो उनका फूलों से स्वागत करता है क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवाद पसंद है। इंडिया के अंदर अगर सिलेंडर फटे, कोई और चीज हो, दाएं बाएं हो, कोई वाकया हो जाए दहशतगर्दी का, तो सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर उसको कंडेम करती है, विच शुड बी कंडेम्ड। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एनीवेयर मस्ट बी कंडेम्ड। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी इतनी नॉर्मल है कि मतलब कंडेम भी नहीं कर रहे आप। जिस समस्या का समाधान भारत में अदालत ने कर दिया उस पर इतना हल्ला क्यों? अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का हल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी परेशान है और इसीलिए जैश के व्हाइट कॉलर आतंकवादी 6 दिसंबर को भारत में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एनडीटीवी को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 6 दिसंबर को देश की राजधानी में 6 जगहों पर विस्फोट की योजना बनाई गई थी, लेकिन लाल किले के सामने एक कार में धमाके से उनकी साजिश बेनकाब हो गई। इसलिए इन सब के बीच अब लाल किले वाले बम धमाके में जैश ए मोहम्मद का नाम आने के बाद जांच की कड़ियां पाकिस्तान की तरफ मुड़ने लगी हैं, जहां बैठकर मसूद अजहर और उसकी बहन चला रही हैं आतंक की सबसे खतरनाक फैक्ट्री। जैश जैसे लोग, एक पढ़े लिखे लोग यानी कि डॉक्टर्स को किस प्रकार से आतंकवादी बनाते हैं। देखिए, जो ये काम होता है ये काफ़ी सोचे समझे तरीके से होता है, एक प्लान तरीके से होता है। सबसे पहले लोगों को देखते हैं, उनका विश्वास जीतते हैं, समय लगता है, विश्वास लेते हैं, फिर साथ साथ उनकी कमजोरियां देखने की कोशिश करते रहते हैं कि इनकी कमजोरी क्या है, क्या वो पैसे का लालच है, महिलाओं का लालच है, या फिर उनके अंदर एक परिवार के लिए बहुत बड़ा प्यार है, अपनी किसी खास लोग दोस्तों को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं ना कहीं उनको एक धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उसमें उसको इसी प्रकार से उसको भी तोड़ा जाता है, चाहे लालच हो, डर हो, या फिर एक तरह से गलत वीडियो दिखा के उनके दिमाग को बरगला के धीरे धीरे अपने में शामिल करते हैं और फिर धीरे धीरे उनको हथियार की ट्रेनिंग और एक और ज़्यादा फिर तेज़ी से उनका जैसे प्रचार के द्वारा उनके दिमाग के अंदर एक विद्रोह की भावना भर देते हैं। आखिर जांच में वो कौन कौन से खुलासे हुए जिसके बाद जैश ए मोहम्मद की तरफ उंगली उठने लगी, और खुलासे हुए इन सवालों से कि आखिर सुसाइड बॉम्बर का हैंडलर कौन था, किसके निर्देश पर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई, क्या हैंडलर का पाकिस्तानी आतंकी संगठन से भी कोई कनेक्शन था। इन सवालों की जांच शुरू हुई तो नकाब से झांकते चेहरे पर आकर रुकी। नाम डॉक्टर शाहीन सईद, जो पेशे से डॉक्टर हैं और अल फला यूनिवर्सिटी में तैनात थी, लेकिन उसकी एक खतरनाक पहचान ये सामने आई कि वो जैश ए मोहम्मद की लेडी ब्रिगेड की कमांडर थी, और इसके बाद से लाल किले ब्लास्ट की कड़ियां जैश ए मोहम्मद से जुड़ती चली गई। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी में नौकरी करने वाली डॉक्टर शाहीना शाहिद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीना शाहिद सीधे तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन
जैश-ए मोहम्मद के संपर्क में थी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश-ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक महिला विंग बनाई है जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, और इस महिला विंग को पाकिस्तान में हैंडल कर रही है मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर। तो सईदा अजहर लगातार डॉक्टर शाहीना के संपर्क में थी और यहाँ पर उसको इंडिया में महिला विंग की हेड बना दिया गया था और उसको काम दिया गया था कि वो भारत में जैश-ए मोहम्मद से महिलाओं को जोड़े, उन्हें भर्ती करे और जिहाद के लिए तैयार करे। इस आतंक मॉड्यूल का खुलासा तो लाल किले वाले धमाके से काफी पहले से ही होने लगा था और वो दिखा था जम्मू कश्मीर के नौगांव में एक पोस्टर से, जिसे वहां 19 अक्टूबर को चिपकाया जा रहा था। उस पोस्टर में स्थानीय दुकानदारों को चेताया जा रहा था कि वो सेना या केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से कोई वास्ता ना रखें। जब सीसीटीवी फुटेज को एजेंसियों ने खंगाला तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद ने ये पोस्टर लगवाए थे, जो जम्मू और कश्मीर के ही अनंतनाग का रहने वाला है। 6 नवंबर को आदिल गिरफ्तार हुआ। आदिल पहले अनंतनाग के ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था, लेकिन 2024 में वहां से इस्तीफा देकर वो सहारनपुर आ गया था। आदिल को पकड़कर जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने 3 और डॉक्टरों के नाम लिए। आदिल की निशानदेही पर ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया, जिसकी क्लिनिक से AK-56 राइफल, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, कुछ दूसरे केमिकल और IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बम बनाने का मटेरियल बरामद हुआ। मुजम्मिल के घर से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव से एक मौलाना के घर से 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। उसी तरह फरीदाबाद से ही 360 किलो विस्फोटक भी बरामद हुए थे। मुजम्मिल शकील से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने लखनऊ से उसकी महिला दोस्त डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया। पुलवामा के कोइल का रहने वाला डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मुजम्मिल डॉक्टर शाहीन की कार इस्तेमाल करता था। जांच के मुताबिक ये मॉड्यूल काफी पहले से बनने लगा था, लेकिन जैश तक भारत को दहलाने वाली आतंकी साजिश की कड़ियां जुड़ी डॉक्टर शाहीन सईद के जरिए। ये जो डॉक्टरों का जो ग्रुप था, इसके तार जैश-ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ डॉक्टर टर्की गए, तुर्की में जाकर ये जैश-ए मोहम्मद के लोगों से मिले और वहां पर ये योजना तैयार हुई और साथ के साथ इनके संपर्क पाकिस्तान के अंदर भी ISI हैंडलर्स के साथ रहे हैं, इनके जैश-ए मोहम्मद संगठन के लोगों के साथ रहे हैं और धीरे धीरे जैसे कड़ियां खुल रही हैं, जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, ये सामने बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि जैश-ए मोहम्मद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर उभरी है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसको स्टेट पेट्रोनेज और स्टेट बैकिंग मिली हुई है। शाहीन सईद की गिरफ्तारी के बाद जब जांच एजेंसियों ने उससे पूछताछ शुरू की तो एक के बाद एक साजिश की कई परतें खुलती चली गई। उनमें ही पता चला कि कैसे शाहीन का सीधा संपर्क जैश-ए मोहम्मद से हो चुका था। जैश-ए मोहम्मद का आतंकी सरगना है मसूद अजहर। मसूद अजहर ने अपनी बहन सईदा अजहर को जमात उल मोमिनात नाम की टेरर ब्रिगेड बनाने को कहा था। इसका मकसद भारतीय मुस्लिम महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी वारदात के लिए तैयार करना था। NDTV को उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सईदा अजहर ने डॉक्टर शाहीन सईद को भारत में जैश की लेडी ब्रिगेड का चीफ यानी जमात उल मोमिनात का सरगना बना दिया और इसी के साथ दूसरे डॉक्टरों को भी टेरर वाले मॉड्यूल में शामिल कर लिया। और अब ये सारा खुलासा हुआ है तो शाहीन के घर वाले भी हैरान हैं कि कभी पढ़ने लिखने में होनहार रही शाहीन कहां से कहां पहुंच गई।
शाहीन सईद, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। जब से मीडिया में न्यूज़ें चल रही तो हैरानी तो हुई कि भाई कैसे नाम आ गया, क्या है भाई। दरअसल फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्रियों के मिलने के बाद जांच पड़ताल तेज होती कि उसके पहले ही लाल किले वाला धमाका हो गया। इन सब के बीच लखनऊ के लाल बाग में जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन के घर पुलिस का छापा पड़ा। वहां उसके पिता का कहना है कि 1.5 साल से शाहीन से उनका कोई वास्ता नहीं। करीब 1.5 साल हो गए। मैं सिर्फ खैरियत लेता हूँ बेटा, खैरियत है। NDTV की टीम जब शाहीन के घर पहुंची तो वहां से कई बड़े खुलासे हुए। बल्कि कहना चाहिए कि डॉक्टर शाहीन के आतंकवादी घटनाक्रमों की क्रोनोलॉजी खुलती चली गई। डॉक्टर शाहीन 25 साल पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए मेडिकल सेवा में चुनी गई थी। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनी थी। इसके बाद साल 2013 में बिना किसी को बताए कॉलेज से गायब हो गई। साल 2021 में संस्थान ने डॉक्टर शाहीन को बर्खास्त कर दिया। वैसे उससे पहले शाहीन कानपुर से फरीदाबाद चली आई थी। वहां वो मेडिकल छात्रों को पढ़ाने लगी थी। लेकिन कानपुर की तरह ही फरीदाबाद में भी उसका रवैया अपने काम के प्रति बेहद लापरवाही भरा था। शाहीन अनुशासन में नहीं रहती थी। वो बिना बताए चली जाती थी, किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करती थी। शाहीन से मिलने कॉलेज में कई लोग आते थे। उसका व्यवहार काफी अजीब रहता था। इसकी शिकायत तक मैनेजमेंट को की गई। शाहीन के पुराने रिकॉर्ड भी निकालने चाहिए कि वो कहां कहां पर जॉब करती थी। और वैसे हमें इन पर इस तरह कभी शक नहीं हुआ। अनुशासनहीन होने से आतंकवादी होने तक की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, इसको भी समझिए। शाहीन के परिवार वाले भले ही कह रहे हैं कि 1.5 साल से उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन छापे में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज के घर से लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क जब्त की गई। परवेज ने 1 सप्ताह पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दिया था। जब जांच हुई तो पता चला कि शाहीन, परवेज और मुजम्मिल के बीच लगातार संपर्क कायम था। लेकिन इनसे आगे ये जानने में जांच एजेंसियों की दिलचस्पी ज्यादा है कि डॉक्टर शाहीन का पाकिस्तान कनेक्शन कैसे बना और कैसे विस्फोटक साजिश तक बढ़ा। भारत के लिए जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तौयबा हो या कोई और सी लश्कर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लिए फर्क पड़ता है जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है पाकिस्तान की फौज, उससे। और हमको पाकिस्तान की फौज पर ही केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि यह सारा खेल पाकिस्तान की फौज रचती है। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट ये पाकिस्तान की फौज देती है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन कोई भी खड़ी कर लीजिए, अगर उसके पास पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की फौज की, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। डॉक्टर शाहीन पढ़ने लिखने में बेहद ज़हीन थी। 2006 में उसकी शादी कानपुर के KPM अस्पताल में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। डॉक्टर जफर हयात और डॉक्टर शाहीन के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन ये शादी लंबी नहीं चली। दरअसल शाहीन चाहती थी कि ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपीय देश में जाकर रहा जाए, लेकिन डॉक्टर जफर भारत में ही रहना चाहते थे। इस बात पर दोनों में दूरियां बढ़ती गईं और शाहीन ने तलाक ले लिया। हालांकि शाहीन के पूर्व पति जफर हयात का कहना है कि जब दोनों साथ थे तो शाहीन लिबरल सोच की थी। आजकल जिस बुर्के में डॉक्टर शाहीन की तस्वीर दिखती है, वैसी मजहबी बंदिशों को उन दिनों वो मानती नहीं थी। मुझे ये अंदाजा नहीं था वो हैं कहाँ पे, तो मैं कैसे इस पे कोई कमेंट कर सकता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था वो कहाँ। मैं तो पहली बार फलाह वगैरह नाम सुन रहा हूँ। शाहीन हमेशा अपने साथ तस्बीह और हदीस की किताब भी रखती थी। ये एक पाक किताब है जो इंसान को बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है।
न कि आतंकवादी बनने का। लेकिन लखनऊ की रहने वाली शाहीन ने उस रास्ते को पकड़ा जो आतंक की तरफ जा रहा था। शाहीन ने 2 साल यूएई में भी नौकरी की। जानकारी मिली है कि वो लगभग 2 महीने पहले लखनऊ भी आई थी। सूत्र बता रहे हैं कि कानपुर मेडिकल कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ने के बाद शाहीन यूएई चली गई थी। शाहीन के पासपोर्ट से यूएई जाने की जानकारी मिली है। शाहीन 2016 से 2018 के बीच यूएई में रही। वहां से लौटने के बाद वो फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़ गई। लेकिन वहां न वो हाजिरी बनाती थी, न समय पर काम करती थी। बल्कि एक बार तो उसने ये भी कहा था कि मैं यहां बस वक्त गुजार रही हूं, असल काम तो मैं 4 बजे के बाद शुरू करती हूं, यानी कॉलेज के बाद। बल्कि एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक अगर उसको अपने आतंक वाले काम की जरूरत पड़ती थी तो क्लास का शेड्यूल भी बदलवा देती थी। ये दूसरी बात है कि उसके घर वालों से लेकर जानने वाले तक हैरान हैं। भारत के लिए जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तौयबा हो या कोई और सी लश्कर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के लिए फर्क पड़ता है जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है पाकिस्तान की फौज, उससे। और हमको पाकिस्तान की फौज पर ही केंद्रित रहना चाहिए, क्योंकि यह सारा खेल पाकिस्तान की फौज रचती है। ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट ये पाकिस्तान की फौज देती है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन कोई भी खड़ी कर लीजिए, अगर उसके पास पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान की फौज की, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये कितनी हैरानी की बात है कि तीसरी क्लास तक पढ़ा हुआ कोई कट्टरपंथी मौलवी मेडिसिन की उच्च शिक्षा लेने वाली एक लड़की को आतंक की तरफ मोड़ देता है। और जिस महिला डॉक्टर को अपनी पर्ची पर आरएक्स लिखना चाहिए, वो हिंदुस्तान के बेगुनाहों की जिंदगी पर आरडीएक्स लिखने का मंसूबा पाल बैठती है। डॉक्टर शाहीन ने उस भरोसे का खून कर दिया जो भरोसा उसमें हिंदुस्तान ने जताया था। उसे शिक्षा मेडिसिन की मिली थी, लेकिन दीक्षित हो गई आतंक की पढ़ाई। शाहीन भारत में रहती थी, लेकिन उसका दिलो दिमाग पाकिस्तान में बसता था। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक जैश के सरगना मसूद अजहर से भी शाहीन के लिंक निकल रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि मसूद के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीबी का शाहीन सईद से कनेक्शन रहा है। मसूद अजहर की बहन सईदा और अफीरा के कहने पर ही शाहीन भारत में जमात उल मोमिनात महिला विंग तैयार कर रही थी। पुलवामा अटैक के 1 महीने बाद एनकाउंटर में मसूद का भतीजा उमर फारूक मारा गया था। सूत्रों के मुताबिक जैश के इशारे पर ही शाहीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जैश के महिला विंग के भर्ती सेंटर खोलने में लगी थी। शाहीन गरीब मुस्लिम बच्चियों और महिलाओं के लिए मदरसे और इरफान ज़कात के नाम पर फंड इकट्ठा कर रहे थे। इसके लिए उसको जैश के जरिए ही फंडिंग भी हो रही थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल विस्फोटक खरीदने और रेकी में किया गया। जैश के आतंकवादियों ने बार बार कश्मीर की घाटी में सुसाइड मिशन के जरिए हमले करवाए। भारत ने जब पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर 80 से 90 घंटे तक सटीक हवाई हमले किए गए। इस ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर मुख्यालय और लश्कर ए तैयबा के मुरीद के ठिकानों को भी नष्ट कर दिया गया। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। उसी बीच खबर आई कि जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के कई परिजन मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के 10 रिश्तेदार एयर स्ट्राइक में मारे गए। माना जाता है कि इसमें मसूद अजहर की बहन का पति भी मारा गया। तो सवाल ये है,
कि क्या उस ऑपरेशन सिंदूर से मिली बर्बादी के बाद भारत को आतंकी हमलों से हिलाने की साजिश जैश ए मोहम्मद ने रची थी? क्या दिल्ली ब्लास्ट के डॉक्टर मॉड्यूल का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? क्या दिल्ली ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान के जिहादी मोहरे एक्टिव थे? क्या दिल्ली ब्लास्ट के लिए डॉक्टर फिदाइन पाकिस्तान ने तैयार किए या वहां बैठे आतंकवादियों ने तैयार किए? देश की एजेंसियां इन सुलगते सवालों का तिलिस्म तोड़ने में लगी हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है और वो तमाम टूटी कड़ियों को जोड़कर जांच को अंतिम रूप देने के लिए कड़ियों को जोड़ रही है। पाकिस्तानी सरजमी पर जैश और लश्कर ने 1 महीने के दरमियान टेरर के जो प्लान लॉन्च किए, उसकी टाइमलाइन और आतंकी डॉक्टरों की बारूदी साजिश की टाइमिंग को मिलाएंगे तो आपको साजिश का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। दिल्ली को दहलाने की साजिश का पहला सबूत बस 2 दिन पहले पाकिस्तान के खैरपुर तनीवाली से रिलीज हुआ। वहां लश्कर का डिप्टी कमांडर सैफुल्ला एक मस्जिद में पहुंचा, भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत के खिलाफ लश्कर कैसा फिदाइन दस्ता तैयार कर रहा है, उसका कोड खुद कसूरी ने डिकोड कर दिया और ये बता दिया कि हाफिज सईद का बांग्लादेश वाला टेरर प्लान क्या है। आज इस पाकिस्तान ने अपना रोल अदा करना शुरू किया है। अल्लाह इसको इस्तिकामत के साथ खड़ा करे। आज अल्लाह के फजल से वो शेर का बेटा खतीब इब्ने खतीब अल्लाह ने इब्तिसाम में ज़ही आज बांग्लादेश के अंदर अपने बाप की तरह शेर की तरह फाड़ रहा है। वो कश्मीर की बात कर रहा है। हाफिज सईद का राइट हैंड बांग्लादेश के अंदर आ गया है। अब बांग्लादेश के अंदर से वो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे और हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के अंदर मजलूम मुसलमानों की आवाज बनेंगे। जैश ए मोहम्मद पर जाने से पहले हम लश्कर ए तैयबा की ही बात कर लेते हैं। 17 सितंबर को बहावलपुर में यानी जैश के हेडक्वार्टर में खड़े होकर लश्कर ए तैयबा के डिप्टी सरगना सैफुल्ला कसूरी ने दिल्ली को दहलाने की धमकी दी थी और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। अब सवाल ये है कि क्या इसी धमकी के बाद भारत में जैश के जिहादी डॉक्टर एक्टिव हुए? और इसी के साथ सवाल है कि जैश ए मोहम्मद अपनी बर्बादी के बाद भी सुधरने की जगह पूरी तरह बर्बाद होने पर आमादा है और इसीलिए पाकिस्तान में बैठे जैश के आतंकियों ने टेरर का जो मॉड्यूल तैयार किया, उस साजिश ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अपना गंदा चेहरा दिखाया। और वो दिखा 19 अक्टूबर को अनंतनाग में चिपकाए गए उन पोस्टर से जिनमें जैश की साजिश खुलकर सामने आई। और जब पुलिस ने उसकी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो आतंक का डॉक्टर मॉड्यूल डिकोड होने लगा। और इसके लिए पाकिस्तान में जैश ने नया पैंतरा अपनाया। अब उसने जिहादी महिला ब्रिगेड को एक्टिव कर दिया और उसका इंडिया कनेक्शन मिल रही जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के आतंकवादी लिंक के जरिए खुल रहा है। ये अकारण नहीं होगा कि 29 अक्टूबर 2025 को बहावलपुर के मरकज उस्मान ओ अली में बड़ी हलचल थी। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी सरगना मसूद अजहर ने टेरर की लेडी ब्रिगेड का जलसा रखा,
जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उसने रो रो कर जैश की महिला आतंकियों को आतंक का पाठ पढ़ाया। मौलाना मसूद अजहर ने महिलाओं की आतंकी विंग जमात उल मोमिनात बनाई है, जिसमें जिहाद के लिए महिलाओं की खुली भर्ती की गई थी। 21 मिनट के अपने ऑडियो मैसेज में मसूद ने खुद ये डरावना सच कबूल किया। डॉक्टर शाहीन लश्कर की इसी लेडी ब्रिगेड की कमांडर थी। तो क्या आज से ठीक 13 दिन पहले बहावलपुर से जैश की लेडी ब्रिगेड को दिल्ली धमाके का टेंडर मिला था? इसका जवाब कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। जैश ने भारत के लोगों को खून के आंसू रुलाने के लिए आतंकवाद के कई पैतरे आजमाए थे। जब उसकी दाल गलनी बंद हो गई तो उसने उन डॉक्टरों की आतंकवादी ब्रिगेड खड़ी करनी शुरू कर दी जिन पर लोगों को शक ना हो। अब लाल किले वाले धमाके के बाद इनकी पोल खुल गई। वैसे करीब 2 महीने पहले ही जिस जिहाद का ऐलान जैश-ए मोहम्मद ने किया था, उससे ही साफ था कि आतंकवादी अपना गंदा खेल खेल सकते हैं। बीते 16 सितंबर को बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद वहां आतंकवादियों के भाषण भी हुए। वहां खड़े होकर जैश के एक कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर के बदले के लिए जैश आतंकियों को हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद का ऑर्डर दिया। अब ये संयोग नहीं बल्कि प्रयोग यही बताता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद में पकड़े गए ज्यादातर डॉक्टर का ताल्लुक जैश से जुड़ रहा है। 16 सितंबर को जैश कमांडर मसूद इलियासी की पहले गीदड़ भभकी सुनिए। ये कल्याण, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। मसूद अजहर ने अपनी बर्बादी की कहानी भारत में आतंकवादी हरकतों से ही लिख दी थी। सबसे पहले वो सुर्खियों में तब आया था जब 1999 में कंधार विमान अपहरण कांड में उसको छोड़ा गया था। मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया था। इस लिस्ट में आते ही संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को अजहर की संपत्ति जब्त करने, हथियार प्रतिबंध लगाने और यात्रा प्रतिबंध लगाने का जिम्मा सौंपा गया। मसूद अजहर का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में हुआ था। 1990 के दशक में हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य था, जिसे पहले हरकतुल अंसार के नाम से जानते थे। जब 1993 में वो केन्या के नैरोबी गया तो वहां उसका काम भारत में इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देना बन गया। 1994 में अजहर फर्जी पुर्तगाली पासपोर्ट का सहारा लेकर श्रीनगर आया। यहां आने का उसका मकसद हरकतुल अंसार के गुटों, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी और हरकतुल मुजाहिदीन के बीच तनाव को कम करना था। लेकिन उसी साल फरवरी में भारत ने उसको अनंतनाग के करीब खानबल में गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया। लेकिन जेल में रहकर भी मसूद को बाहर हो रही घटनाओं की पूरी जानकारी थी। वो कश्मीर को भारत से अलग करने का नापाक मंसूबा देख रहा था। कहा जाता है कि गिरफ्तार होने के बाद मसूद अजहर ने कहा था, 12 देशों में मौजूद इस्लाम के सैनिक कश्मीर को आजाद कराने के लिए आ चुके हैं। हम तुम्हारी कार्बाइन का जवाब रॉकेट लॉन्चर से देंगे। उस दौरान मसूद को श्रीनगर की जेल के अलावा दिल्ली की तिहाड़ जेल और आखिरी में जम्मू की कोट बलवाल जेल में रखा गया था। इसके बाद से ही मसूद को जेल से रिहा करवाने के लिए HUM की तरफ से कई कोशिशें की गई थी।
इसी कड़ी में 6 जून 1994 को पहलगाम में 2 ब्रिटिश सैलानियों का अपहरण भी कर लिया गया। इसके बाद उसी साल सितंबर के महीने में दिल्ली में 3 ब्रिटिश नागरिकों के अलावा एक अमेरिकी नागरिक को अगवा कर लिया गया। इसके बाद जुलाई 1995 में 6 पर्यटकों का अपहरण किया गया, जिसमें 2 अमेरिकी थे। इनमें से एक बंधक जॉन चिल्ड्स किसी तरह बचकर भाग गए, लेकिन बाकी पर्यटकों को सिर कलम करके बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उसने कई बार जेल से भागने की नाकाम कोशिशें भी की। फिर दिसंबर 1999 में वो मनहूस घड़ी आ गई, जब हरकत ने मसूद को रिहा कराने के अपने मंसूबों में कामयाबी हासिल कर ली। 24 दिसंबर 1999 को नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली आने वाली फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। इसके बाद इसे अमृतसर के रास्ते पाकिस्तान, फिर यूएई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया गया। फ्लाइट में 160 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। इनकी जान बचाने के लिए भारत ने 3 खूंखार आतंकियों मसूद अजहर, अहमद उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा किया था। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. रिहा होते ही मसूद अजहर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में जुट गया। वो पाकिस्तान में रहने लगा और वहीं पर कहा जाता है कि उसकी मुलाकात तालिबान के आतंकी मुल्ला उमर और अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन से हुई। उस मुलाकात के बाद साल 2000 में उसने जैश ए मोहम्मद की शुरुआत की। इसका मतलब हुआ मुहम्मद की सेना। अक्टूबर 2001 में पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा पर और फिर दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हुआ हमला जैश ए मोहम्मद की तरफ से भारत को दी गई पहली चोट के तौर पर है। हालांकि उस हमले के बाद जब भारत ने जैश को जिम्मेदार ठहराया तो पाकिस्तान ने दिखावा करते हुए बैन कर दिया, लेकिन हमले जारी रहे। सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने जिस तरह जांच का काम तेज कर दिया है, उससे साफ है कि आतंकवाद का सांप फुनकार भरेगा, उससे पहले ही उसका फन कुचल दिया जाएगा। इसीलिए लाल किले के सामने हुए आतंकी धमाके में बहुत जल्द ही जांच एजेंसियों ने कड़ियां जोड़ ली हैं। फिर भी ऐसी अनहोनी से बचने के लिए और ज्यादा मुस्तैदी की जरूरत है।